जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बताइए, आप सबके पास आवाज़ प्रॉपर आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? आ रही है तो क्लास को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। एक बहुत बढ़िया स्पेशल टॉपिक है, 10 मिनट सो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, और जिसमें आने वाला जो आपको होमगार्ड का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास उसके लिए होने वाली है। ठीक है, क्लास को शुरुआत करेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। ठीक है भाई, क्लास को बढ़ाते हैं आगे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे नेशनल फ्लैग की। सबसे पहले बच्चे अपने भारतीय तिरंगे की बात करते हैं कि इसके बारे में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, पहला ही बड़ा प्यारा प्रश्न है बच्चे। क्या पूछेगा सर? पहला प्रश्न हमसे बताइए जरा, ये नेशनल फ्लैग के बारे में, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछी जाएगी। तो क्या बताओगे सर, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तब आपको बताना सर, अगर इसकी लंबाई आपसे कहे तो 3:2 के अनुपात में होती है। सर 3:2 के अनुपात में, बिल्कुल साहब। देखो जरा ध्यान समझना, यहाँ पहले लंबाई दिया है, फिर यहाँ चौड़ाई दी है, तो आपसे लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा है 3:2। कभी कभी पेपर में ऐसा भी होता है बच्चों कि इस चौड़ाई को यहाँ लिख देता है और लंबाई को इधर लिख देता है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेता है। तो आपको भी संभल कर चलना है कि 2:3 आपको बताना होगा। पेपर कैसा बन रहा है, किस टाइप्स के प्रश्न उसने पूछा है, उसको वहां जरा पढ़ते समय संभल कर आपको देखना है कि संभल कर चलना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो 3:2 के स्थान पर 2:3 भी पूछ सकता है। आप सबको ये तो पता होगा सर, 3 इसमें कलर होते हैं, पक्का सब 3 होते हैं ना बच्चे? चौथा भी कलर होता है जो गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें आपको तिल्लियां मिलेंगी। लेकिन सर हम पहले बात करेंगे किसके बारे में? इन 3 कलर के बारे में। जो केसरिया होता है, सफेद रंग होता है, और साथ में बच्चे नीचे ग्रीन होता है। केसरिया बलिदान व त्याग का प्रतीक होता है। सफेद रंग जो होता है सत्य, पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है। हरा हरियाली स्मृति का प्रतीक होता है। सर ये गहरे नीले रंग का बताओगे सर, इसमें 24 तिल्लियां होती हैं जो लगातार कार्य को हम कह सकते हैं प्रगति को दर्शाती है। ये जरा सफेद पट्टी के अंदर आपसे पूछेगा सर कितनी तिल्लियां होती हैं, तब आप बताओगे सर इसके अंदर बच्चे 24 तिल्लियां होती है। कितनी? 24 तिल्लियां होती हैं बच्चे। ये कैसे रंग में होती हैं आप बताओगे सर? ये गहरे नीले रंग में होती हैं बच्चे। किसमें? आपको बताना है सर, गहरे नीले रंग में होती हैं। क्लियर है आपको सर? क्लियर है। भारतीय ध्वज को आपको बताना है सर, जो आप भारतीय ध्वज है ना, इस वाले ध्वज को किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बच्चे? पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपकी आंखों के सामने। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए इसको स्वीकार संविधान सभा के द्वारा कब करा गया? 22 जुलाई 1947 को। आप बताओगे सर इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार करा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, यहां से प्रश्न तो ज्यादातर पेपर में आता ही आता है। क्या पूछता सर? बताइए संविधान सभा के द्वारा इसको कब स्वीकार करा गया? 22 जुलाई 1947। याद कर लीजिए, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। प्यारा प्रश्न आता है बच्चे। पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको आपको बताना सर तैयार करा गया था। 24 तिल्लियां गहरे नीले रंग की हैं, सफेद पट्टी के बीच में आपको मिलेगी। सर अगर पूछा जाए तीनों कलर के बारे में तो हम बता सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे, ये भी बता सकते हैं। 3:2 में बच्चे इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा, राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर रहा है सब। राष्ट्रीय चिन्ह से प्रश्न आता है पेपर में, बिल्कुल आता है बच्चे, पूछा जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह से भी आपसे पूछेगा सर, हर चीज से प्रश्न बनता है यहाँ से। जो भी आपके सामने लिखे हुए ना बच्चे, हर चीज का मतलब हर एक पॉइंट से आपसे प्रश्न देखने का बच्चे पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, जरा बताइए सर कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा, अभी बात करेंगे बच्चे, अभी बात करेंगे। सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछेगा सर कहाँ से लिया गया ये राष्ट्रीय चिन्ह, तब आप बताओगे सर अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कहां पर स्थित है? आपको सर सारनाथ में स्थित है। पढ़ा होगा आपने? नहीं पढ़ा होगा सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। सर इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है पेपर में, बताइए इसे भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकार करा गया? तब आप बताओगे संविधान सभा कह सकते हैं, या भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी को। बच्चे कब? आपको सर इसे 26 जनवरी को स्वीकार करा जाता है ना। कब स्वीकार करा जाता है आप बताओगे सर? 26 जनवरी को इसे स्वीकार करा जाता है। अरे भैया हट जाओगे? नहीं हटोगे है ना। आप बताओगे सर? हट तो जाएंगे हम। आप देखो जरा, इसे 26 जनवरी को क्या करा जाता है बच्चे? स्वीकार करा जाता है। 1 मिनट को हटिए भाई जरा। आप कहोगे सर कब स्वीकार करा जाता है? आप बताओगे सर 26 जनवरी को इसे स्वीकार करा जाता है ना। कब स्वीकार करा जाता है? आप बताओगे सर 26 जनवरी को इसे स्वीकार करा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, आप लिखेंगे सर यहाँ 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा इसे स्वीकार करा गया। आगे सर 4 सिंह होते हैं, 4 शेर होते हैं, तो सबने पढ़ा होगा सर, एक दूसरे की ओर पीठ कर कर बच्चे बैठे हुए होते हैं। सर हमने तो ये सुना था केवल इसमें 3 ही आप सामने से देखोगे नजर आएंगे, बिल्कुल साहब 3 ही इसमें सामने से नजर आते हैं। ये जो चिन्ह आपको चिन्ह नजर आ रहा होगा इसकी हम बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर सिंह किसका प्रतीक होता है? तब आप बताओगे सर ये सारनाथ में जो स्थित है बच्चे सिंह जो ये दिखाए गए हैं ये साहस के प्रतीक होते हैं। चक्र के दाएं ओर, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, ध्यान से सुनना। एक तरफ तो आप बताओगे सर दाएं ओर आपको दिखेगा, यहाँ छोटा चित्र बना हुआ है, एक तरफ बच्चे आप देखोगे बाएं, तो आपसे पूछ रहा है सर दाएं ओर सांड होता है, इधर दाएं ओर क्या है? आप बताओगे सर सांड। मैं लिख देता हूं बच्चे इधर दाएं ओर, आप बताओगे सर क्या होता है? सांड होता है ना। कृषि के बारे में समझाता है बच्चे, किसके बारे में? ये कृषि के बारे में बताता है। इधर बच्चे घोड़ा होता है ना। बाएं तरफ क्या होता है? आप बताओगे सर घोड़ा होता है। घोड़ा किसको दर्शाता है? या आप बताओगे सर
आगे लिखा होगा बच्चे किसको दर्शा रहा है, अपनी भाषा में हमने लिखा है बच्चे अदम्य शक्ति और परिश्रम को दर्शाता है ना, अदम्य शक्ति। प्रश्न आपसे पूछेगा सर ये सत्यमेव जयते, जब हमने अशोक स्तंभ बच्चे आप सब जानते हैं सारनाथ से लिया, क्या उस पर ये लिखा हुआ था? आपको सर ना उस पर नहीं लिखा हुआ था, इसे अलग से लिखा गया है। कहाँ से लेकर आप बताओगे सर? मुंडकोपनिषद से लेकर इसको लिखा गया है। क्या बोलोगे सर? सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। घोड़ा इसके दाएं बाएं तट पर है और बाएं तरफ है बच्चे, और दाएं आप बताओगे सर दाएं तरफ कौन है? आपको सर सांड है ना, चक्र के दाएं ओर एक सांड है जो कृषि को दर्शाता है बच्चे। किसको आप बताओगे सर? कृषि प्रधानता को दर्शाता है, कृषि प्रधानता भारत को दर्शाता है। आगे चलें, घोड़ा अदम्य शक्ति व परिश्रम को दर्शाता है। नीचे मैंने कहा ना मुंडकोपनिषद से लिया गया है, क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया आप बताओगे सर? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको बताना है सर कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। बहुत प्यारा प्रश्न आपको सर, देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ है। क्लियर है आपको सर? क्लियर है। कहानी को आगे बढ़ाइए जरा। राष्ट्रीय गीत तो सब जानते हैं सर, राष्ट्रीय गीत है ना। राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ से है बच्चे, आनंद मठ। आपसे पूछेगा सर बताइए आनंद मठ किस भाषा में लिखा हुआ? जब आपसे भाषा पूछे ना तब आप बताओगे सर ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ बच्चे। किसमें? बंगाली भाषा में लिखा हुआ। देखो जरा ध्यान समझना, मतलब सर संस्कृत का भी इसमें प्रयोग हुआ है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए ना, जो हमारा बच्चे राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, पहले उसकी बात करते हैं बच्चे। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, जो हमारा बच्चे राष्ट्रीय गीत है, ये आपको बताना सर किस भाषा में लिखा हुआ राष्ट्रीय गीत। तब आप बताओगे सर ये मिश्रित भाषा में है। मिश्रित कैसे सर? हम कुछ समझ नहीं पाए। मिश्रित एक बार आप बताइए, देखो जरा ध्यान से। ये आप बताओगे सर बंगाली, क्या बोलोगे साहब? एक तो ये बंगाली में और साथ में प्लस करके आप बताओगे सर ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ बच्चे। किसमें? आप बताओगे सर ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। जब आप इसे पढ़ोगे ना बच्चे राष्ट्रीय गीत को, तब आप बताओगे सर इसकी जो दो लाइन है ना, पहली दो लाइन आप बताओगे सर इसकी दो पहली लाइन है, दो लाइन पहली जो दो लाइन है ना, ऐसे लिखना है बच्चे। लाइन जो दो इसकी पहली है आप बताओगे सर ये संस्कृत में लिखी गई है। किसमें? आप बताओगे सर ये संस्कृत में लिखी है, बाकी सारा ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। नहीं सर, अगर डायरेक्ट आपको देखे तो आप बताओगे सर बंगाली प्लस संस्कृत। अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाए तब आप इसमें बच्चे बंगाली बताना, क्योंकि बंगाली में ज्यादा लिखा हुआ है ना, बंगाली में ये ज्यादा लिखा हुआ। अगर कुछ ना हो, अगर ऑप्शन में उसमें मिश्रित भाषा लिखा मिल जाए ना, तो हमारा राष्ट्रीय गीत आपको सर मिश्रित भाषा में लिखा हुआ है। किसकी? इसमें सर बंगाली प्लस संस्कृत में। इसकी पहली दो लाइन संस्कृत में, बाकी सभी लाइनें जो हैं आपको सर बंगाली भाषा में लिखी गई हैं। अब पहली बार इसे कब गाया जाता है? अच्छा इधर अभी बात रहेगी बच्चे, ध्यान से सुनना। सर इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ जो लिखा गया बच्चे, वहां से लिया गया, तो सबको पता है बिल्कुल साहब। अब प्रश्न ये पूछता है बताइए इसे भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? आपको सर 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार करा गया सर। 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह को, ये 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार करा जाता है। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग को आप बताओगे सर 24 जनवरी जो अंतिम बैठक थी बच्चे, ये क्या थी? आपको सर संविधान सभा की अंतिम बैठक, याद कर लेना बच्चे। ये जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उस दिन इसको स्वीकार करा गया। क्या बोलोगे? संविधान सभा की अंतिम बैठक थी बच्चे। ये क्या थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक है ना, कि ये लास्ट बैठक थी बच्चे, ऐसे लिख लेना। उस दिन इसको क्या करा जाता है बच्चे? स्वीकार करा जाता है। आगे कहानी को बढ़ते हैं। सर इसे पहली बार कब गाया गया? तो 1896 का समय था, कलकत्ता का 12वां अधिवेशन था बच्चे। हाँ बिल्कुल सही, 12वां अधिवेशन था कलकत्ता का। उस कलकत्ता अधिवेशन में, इस 12वें अधिवेशन में इसको गाया जाता है, जिसका नाम है बच्चे, आप सबको पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय गीत। आप सबको याद रखना बच्चे, आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखी गई बच्चे एक पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सर ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, ये राष्ट्रीय गीत बंगाली प्लस संस्कृत में लिखा हुआ है। इसकी पहली दो लाइन संस्कृत में है, बाकी सभी बच्चे बंगाली भाषा में। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें ये पहली बार गाया गया 24 जनवरी 1950। कहानी को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाइए सब। एक आता आपने सबने सुना होगा सर अपना राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम आपसे पूछता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया। सर ये भी बंगाली भाषा में, बिल्कुल साहब, ये भी बंगाली भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? आपसे प्रश्न पूछेगा, आप बताओगे सर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बताइए इसे पहली बार कब गाया गया? बार बार पेपर में प्रश्न आता सर। अभी हमने अपना नेशनल गीत देखा था, बिल्कुल साहब, नेशनल सॉन्ग देखा था, वो भी बच्चे कलकत्ता का अधिवेशन था, जिस कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था। ठीक है भाई, मतलब वो कलकत्ता के अधिवेशन में, ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में। बस अब क्या है, डेट इसकी चेंज है। आप बताओगे सर ये 27 दिसंबर 1911, 1911 जरूर याद रखना है सर। कहाँ का अधिवेशन था? तब आप बताओगे सर ये कलकत्ता का कांग्रेस का 26वां अधिवेशन था बच्चे, जिसमें ये पहली बार गाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा सर इसे गाने वाली कौन थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके सामने है, इनकी ही भतीजी थी बच्चे, जिनका नाम था सरला देवी, है ना। ये कौन है आप बताओगे सर? लिखा हुआ है कहीं भतीजी है इनकी, आप बताओगे सर इनकी भतीजी थी सरला देवी, उनके द्वारा गाया गया। ये मत कहना सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ना,
रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। सर क्यों लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? ये 1911 का आसपास का समय था जब बंगाल विभाजन अपने चरम पर था, है ना। बंगाल विभाजन चल रहा था, उसी समय भारत में यात्रा ब्रिटेन के उस समय राजा जॉर्ज पंचम और मैरी यात्रा करते हैं भारत में। तो उनके स्वागत के लिए इस गाने को गाया गया था। ये समझिए कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, कि आप ही इस जन के, आप ही इस गण के भाग्य विधाता हैं, कृपया करके इस बंगाल के विभाजन को रोक दीजिए। और जॉर्ज पंचम और मैरी ने ऐसा ही करा। आप सब जानते हैं बंगाल के विभाजन को रोक दिया गया। उसके बाद जो बच्चे नोबल, आप सब जानते हैं सर, नोबल समिति होती है, उस समिति का अध्यक्ष भी बच्चे जॉर्ज पंचम था। इस गीत को लेकर जॉर्ज पंचम इतना खुश हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर को, आप सब जानते हैं 1913 में क्या मिलता है बच्चे, पहला नोबल मिल जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कि वो कहते हैं सर इतनी बढ़ाई तो मेरी किसी ने नहीं करी जितनी तो मेरे ऊपर किसने लिख दिया बच्चे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिख दिया, है ना। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये बच्चे किसके लिए गाया जा रहा था? जॉर्ज पंचम के लिए गाया जाता था, ठीक है भाई, गाया गया था। 26वां अधिवेशन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया। 52 सेकंड आप सब जानते हैं सर गाने का इसका समय है। अगर हमें इसे जल्दी गाना है ना, बीच की लाइनों को छोड़कर, हम इसे 20 सेकंड में गा सकते हैं बच्चे। किसमें? जल्द में। आप बताओगे सर 20 सेकंड में, वैसे आपको सर 52 सेकंड में इसको गाया जाता है बच्चे। 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। गायन की अवधि आप बताओगे सर 52 सेकंड इसकी गायन की अवधि है। चलें आगे। आनंद मठ से लिया गया है भैया, ये कौन सा आगा आपको सर, इसे छोड़ देना, ये पेज यहाँ गलत लिख गया बच्चे, मैं इसे काट देता हूँ, है ना, अभी साथ के साथ। चलो इसे काट दूंगा, पीडीएफ में काट दूंगा। ये जरा राष्ट्रीय पंचांग देखते हैं बच्चे। राष्ट्रीय पंचांग दोनों क्लियर हो गए, एक 1911 में, एक 1896 में गाया गया। राष्ट्रीय पंचांग क्या है सर? कैलेंडर की बात चल रही है, बिल्कुल। कनिष्क राजा बच्चे, एक राजा हुआ है शक वंश का राजा कनिष्क, उसके द्वारा बच्चे जब वो गद्दी पर बैठा गया तो एक संवत चलाएगी आपको सर, शक संवत। उसी शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है बच्चे। उसी को क्या कहते हैं आप बताओगे सर? अपनी राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है। ये जो राष्ट्रीय पंचांग है ये बिल्कुल ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिला हुआ है सर। ये बताइए, आपने ग्रेगोरियन का नाम लिया है तो ग्रेगोरियन क्या है ना, ग्रेगोरियन क्या है तब आप बताओगे सर। ग्रेगोरियन वो कैलेंडर है जिसकी आप चर्चा करते हैं ना। ग्रेगोरियन कौन सा सर? जो जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी वाला, है ना। आज 1 जनवरी बच्चे, 1 जनवरी का मतलब सर क्या है? मैं 1 जनवरी 2026 को क्लास ले रहा हूं, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर तो वो कैलेंडर है जो अंग्रेज लेकर आते हैं सर, हमारा अलग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कनिष्क राजा जिस समय गद्दी पर बैठा उसके द्वारा इस संवत को बच्चे अपनाया गया, इसको कहते हैं शक संवत। आपसे पूछेगा इसका पहला महीना बच्चे चैत्र का इसका पहला महीना होता है, और आपसे पूछेगा अप्रैल माह में पड़ता है, प्रथम माह होता है, ठीक है भाई। और फागुन इसका कौन सा होता है बच्चे? अंतिम माह होता है, जिस महीने में बच्चे होली का त्योहार आता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में आती है, पूछी जाती है। आप बताओगे सर 22 मार्च 1957 को सरकार के द्वारा इसको अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बच्चे, इसे मैं यही है ना कर देता हूं बच्चे सर्किल इसे, कि 22 मार्च 1957 को किसको अपनाया गया? राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। आगे कहानी को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय पशु आप सब जानते हैं बच्चे, बाघ है हमारा। कौन सा बच्चे? बाघ, या बंगाल टाइगर आपको लिखा मिलेगा। बाघ सिटी किसको जानते हैं आपको सर? किसको कहा जाता है? बाघों का राज्य है मध्य प्रदेश को। बाघ का आपसे नाम पूछेगा, पैंथेरा टाइगर्स बच्चे इसको कहते हैं। बाघ का नाम है, ये प्रश्न पूछा जाता है। बाघ शक्ति, फुर्ती, दृढ़ता और शालीनता का प्रतीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। 1973 में बच्चे आप सबसे पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में बाघों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या आता है? एक परियोजना आती है, बाघ परियोजना बच्चे। कौन सी? आपको सर बाघ परियोजना लाई गई, इनको कंट्रोल करने के लिए बाघ परियोजना। मध्य प्रदेश को आप सबको पता है सर टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कोई परेशानी आपको सर? कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया समझ में आ रही हैं चीजें। आगे चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है बच्चे। पावो आप बताओगे सर? क्रिस्टेटस इसको कहा जाता है, क्रिस्टेटस बोलते हैं, पावो क्रिस्टेटस इसको कहा जाता है भारतीय मोर को। सबको पता है सर भारतीय मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है ना। राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछेगा फ्लोवर, किसको कहते हैं सर? कमल को कहते हैं ना। निलुम्बा पूछा जाता है बच्चे, नाम निम्बा नोसिफेरा इसका नाम है, आप याद करेंगे। यह सुंदरता, पवित्रता, ज्ञान, स्मृति और पुनर्जन्म का क्या है बच्चे? प्रतीक है। नाम याद करने आपको, पुष्प का भी है ना, कमल का भी, और साथ में मोर का भी पूछे जाएंगे। थोड़ा सा तेजी के साथ करते हैं, 10 मिनट में रिकॉर्ड करना था, 10 मिनट बच्चे आपके हो चुके हैं ना। राष्ट्रीय वृक्ष आप बताओगे सर? नेशनल ट्री है बरगद। बरगद का नाम याद रखेंगे बच्चे, है ना। देखो कुछ भी याद ना हो तो शुरू का नाम जैसे लिखा हुआ ना बच्चे, आप कहोगे सर इसके शुरू का नाम याद करेंगे, फिकस है ना, बेंगेलेरेंस इसको बोला जाता है, आप सीधा सीधा याद करेंगे। ऐसे राष्ट्रीय फल होता है आम,
मैंगीफेरा, आप बताओगे सर मैंगोफेरा या मैंगीफेरा इंडिका इसे कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है बच्चे आम। ठीक है, सीधा सीधा याद कर लेना बच्चे। बरगद भी आपसे पूछता है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। राष्ट्रीय पर्व आप सब जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस बच्चे। प्रश्न पूछेगा कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। कितने राष्ट्रीय पर्व होते हैं बच्चे? 3 होते हैं। स्वतंत्रता दिवस तो सब जानते हैं सर, भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, उसमें बनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को आप सबको पता होगा गांधी जी की जयंती आती है। 26 जनवरी 1950 को आप बताओगे सर क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। सबको पता है सर, पहली बार मतलब संविधान लागू होता है। चला, मतलब आपसे पूछेगा प्रश्न, बताइए कितने राष्ट्रीय पर्व हैं बच्चे? 3 राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे देश के अंदर, दीपावली, होली, ईद। बच्चे आपको सर ये नहीं है, 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय विरासत पशु आपसे पूछेगा, एशिया हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में है ना क्या करा जाता है बच्चे? घोषित करा जाता है। सॉरी भाई, आप बताओ सर एशिया हाथी को 2010 में विरासत पशु। राष्ट्रीय नदी 2525 किलोमीटर लंबी है बच्चे, कौन सी? गंगा नदी। और आप सब जानते हैं 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित करा जाता है बच्चे, 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित करा गया। आगे देखिए जरा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, 2009 में इसे जलीय जीव घोषित करा गया बच्चे, 2009 में। 5 अक्टूबर पूछा था नहीं गया कभी, आप याद कर लेना बच्चे, 2009 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जलीय जीव बच्चे किसको घोषित करा जाता है? आपको बताना है सर, इसी डॉल्फिन को करा जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है, 2010 में इसका नया प्रतीक अपनाया गया, उदय कुमार के द्वारा इसको बनाया गया था बच्चे। ये कैसा है भारतीय रुपया? आपको सर ऐसा है, आपको सर इस टाइप से है ना, इस टाइप से आपको भारतीय रुपया दिखेगा। चला आगे, राष्ट्रीय खेल आप सब जानते हैं सर हॉकी है। राष्ट्रीय खेल क्या? आपको सर हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई क्या है बच्चे? जलेबी। लेकिन आपको सर हॉकी है नहीं, आप हॉकी अगर पेपर में आए तो आप हॉकी लगाएंगे सर। ये दोबारा आ गए, दोबारा पढ़ लेना। राष्ट्रीय पर्व अपना क्या है? आपको सर 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं बच्चे तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, सॉरी हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ना, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम स्टैटिक जीके बाई पंकज सर, उससे आप जुड़ जाना बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, इस पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी ना, इसकी आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी @स्टैटिक जीके बाई पंकज सर। ऐसी छोटे छोटे शॉर्ट्स आप देखना चाहते हैं तो आप बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होम गार्ड की बड़ी स्पेशल क्लासें आपको इस पर चली हुई हैं। शाम 7 बजे मैं आपके सामने क्लास को लेकर उपस्थित होता हूं। क्लास एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ रेगुलर जुड़ें। एक बढ़िया से सेशन के साथ हर रोज आपके सामने प्रस्तुत हुआ करूंगा। शाम को 7 बजे एक बड़ी स्पेशल क्लास होती है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।